हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। और बच्चों, इस पाठ के पिछले भाग में हम पढ़ चुके हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई, और हमने ये भी समझा कि क्यों हम कोशिका को सजीव के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहते हैं। बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बच्चों, कोशिका की खोज किसने की? तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किसमें की थी बच्चों? कॉर्क की कोशिकाओं के अंदर। जब उन्होंने कॉर्क का अध्ययन किया था तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ कोष्ठ या बक्स समान संरचनाएं उपस्थित हैं, और उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया बच्चों? उन्हें ही रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें कहते हैं हम बहुकोशिकीय जीव। और उदाहरण अगर हम देखें तो पादप और मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय जीव, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती है। चलिए बच्चों, ये हो गए दोनों प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सभी सजीव बहुत सारी जैविक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि। और ये जो कार्य हैं बच्चों, ये किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? तंत्रों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में इन सभी कार्यों को करने के लिए अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि। और बच्चों, ये जो तंत्र हैं इनके अंदर अलग अलग अंग विशिष्ट कार्य संपादित करते हैं। बच्चों, ये जो अंग हैं ये बने होते हैं कोशिकाओं के समूह से, और कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है बच्चों? ऊतक कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का विशिष्ट समूह जो क्या करेगा? एक विशिष्ट कार्य को संपादित करेगा, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और बच्चों, इस ऊतक के अंदर क्या होगा? एक समान कोशिकाएं इकट्ठी होंगी और वे सभी क्या करेगी? एक ही कार्य को संपादित करेंगी, तो ऊतक कहलाएंगे। बच्चों, ये जो ऊतक है ये किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं के समूह से बने हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊतक में क्या है? कोशिकाएं उपस्थित है। यही बात हम पहले भी कर चुके हैं कि कोशिका जो है वो सजीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। यानी कि जितने भी तंत्र हैं, अंग हैं या ऊतक हैं, वे मूल रूप से किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने हुए हैं। तो इसी कोशिका की संरचना के बारे में हम और समझते हैं। तो बच्चों, कोशिका जो है इसके मूल घटक कौन कौन से होते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, 3 घटक जो है इसमें मूल रूप से उपस्थित रहते हैं। बच्चों, ये है हमारे पास में जंतु कोशिका का चित्र। इसको हम देखें तो इसका जो बाहर का आवरण है ये झिल्ली नुमा होता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इस झिल्ली के अंदर एक जेली समान पदार्थ भरा होता है, वह कहलाता है बच्चों कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका के मध्य में एक सघन संरचना उपस्थित होती है जो क्या कहलाएगी बच्चों? केंद्रक कहलाती है। तो मूल रूप से कोशिका के 3 घटक हो गए। कौन कौन से हो गए? सबसे बाहर जो है वो है बच्चों कोशिका झिल्ली। इसके अंदर एक द्रव पदार्थ भरा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य कहलाएगा। और इसके मध्य में एक सघन संरचना उपस्थित होती है जिसे कहते हैं बच्चों हम केंद्रक। अब एक एक करके हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोशिका झिल्ली। बच्चों, कोशिका झिल्ली जो है इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और इस कोशिका का जो भी कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है वो इस कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। चित्र में हमने देखा कि कोशिका झिल्ली क्या है? एक बाहरी आवरण है और उसके अंदर कौन है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक। और बच्चों, ये झिल्ली क्या करेगी? एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है, और इसके साथ ही जो घेरा हुआ माध्यम है उससे भी उस कोशिका को अलग करती है। देखिए चित्र में, देखिए जैसे एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, तो ये झिल्ली क्या कर रही है? इन तीनों कोशिकाओं को आपस में अलग कर रही है। बच्चों, ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कैसी होती है? सरंध्र होती है। और इन छिद्रों का क्या काम है? इन छिद्रों से जो है विभिन्न पदार्थों का आवागमन होता है। यानी कि कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ अंदर भी आ सकते हैं और कुछ बाहर भी जा सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं हम प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। बच्चों, इस तरह से हमने पहले भी देखा था कि इसमें क्या होता है? एक के ऊपर एक कोशिकाएं जुड़ी हुई होती है, और इस तरह से जो है ये कोशिकाएं समूह में उपस्थित होती है। बच्चों, जो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं इनके ऊपर
कोशिका झिल्ली के ऊपर जो है एक दृढ़ आवरण और पाया जाता है, उसे कहते हैं बच्चों हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या हो गए, बाहर की तरफ दो आवरण हो गए, पहला हो गया कोशिका भित्ति का और दूसरा हो गया कोशिका झिल्ली का। बच्चों ये जो पादप कोशिकाएं हैं उन्हीं के अंदर ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो पादप हैं उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता अधिक होती है। आगे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पादपों को जो है वो कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों हमने पढ़ा कि जो पादप कोशिकाएं हैं उनके अंदर एक अतिरिक्त संरचना भी उपस्थित होती है। कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है। बच्चों जो पौधे हैं वो जलवायु परिवर्तनों से जो है अधिक प्रभावित होते हैं। हमें पता है कि जैसे मान लीजिए ताप में परिवर्तन हो रहा है या तीव्र गति से वायु चल रही है या फिर वायुमंडलीय नमी है, तो ये सब परिवर्तन से पौधे अधिक प्रभावित होते हैं। क्योंकि बच्चों हम तो क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, तो हम चलकर जो है सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो पादप हैं ये चल नहीं सकते हैं और इसीलिए इन परिवर्तनों से ये अधिक प्रभावित होते हैं। इसीलिए क्या है बच्चों, इनके ऊपर सुरक्षा का एक अतिरिक्त आवरण है। कौन सा है बच्चों, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति क्या करेगी, इनकी सुरक्षा करती है। इसीलिए ये जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य। हम बात कर चुके हैं बच्चों, कोशिका द्रव्य क्या होता है, एक जेली समान पदार्थ होता है जो किसके अंदर परिबद्ध रहेगा, कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध रहता है। जेली जैसा पदार्थ है बच्चों, और क्या होगा, ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाएगा। चित्र में देखिए बच्चों, ये है मनुष्य की गाल की कोशिका। इनमें क्या है, बाहर की तरफ जो है ये कोशिका झिल्ली है और अंदर क्या है बच्चों, ये केंद्रक है। और इसके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर ये जो भी जलीय समान पदार्थ है वो क्या है, कोशिका द्रव्य है। बच्चों इस कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका के अन्य संघटक पदार्थ और बाकी के जो कोशिकांग हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी काय है, राइबोसोम आदि, ये सब कहाँ पाए जाएंगे, इस कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाए जाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक। तो बच्चों ये जो केंद्रक है ये सजीव कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण संघटक होता है। यानी कि सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या चीज है इस कोशिका में, ये केंद्रक है। बच्चों अभी हमने चित्र में देखा कैसा था, ये केंद्रक जो है वो लगभग गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। अभी हमने गाल की कोशिकाओं में देखा था इस तरह से, कैसा है, ये गोलाकार है और कोशिका के मध्य में स्थित है। और इसी के साथ साथ बच्चों ये जो केंद्रक है ये एक झिल्ली के द्वारा जो है कोशिका द्रव्य से अलग रहता है। यानी कि इस केंद्रक के ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है, उसे कहते हैं बच्चों हम केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक का वरण। केंद्रक का आवरण क्या कहलाता है, केंद्रक झिल्ली कहलाता है। बच्चों ये जो केंद्रक झिल्ली है ये भी सरंध्र होती है, यानी कि इसमें भी क्या है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और ये क्या करेंगे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली भी कैसी है, सरंध्र है, और केंद्रक झिल्ली भी कैसी है, सरंध्र होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो केंद्रक है इसके अंदर बच्चों छोटी सघन संरचना उपस्थित होती है, उसे कहते हैं बच्चों हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस इसे कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं केंद्रिका और अंग्रेजी में हम कहते हैं इसे न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा केंद्रक के अंदर कुछ धागे नुमा संरचनाएं भी पाई जाती है, उन्हें कहते हैं बच्चों हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। बच्चों ये जो गुणसूत्र होते हैं ये जीन के धारक होते हैं और ये जीन क्या करते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। यानी कि इन आनुवांशिक सूचनाओं की वंशागति कौन कर रहा है, यहाँ पर ये गुणसूत्र कर रहे हैं जिनके अंदर क्या है, जीन उपस्थित हैं। तो बच्चों ये जो गुणसूत्र होते हैं ये आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को कहाँ पहुंचाएंगे, जनक से अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं, यानी कि इन्हें स्थानांतरित करते हैं लक्षणों या गुणों को। बच्चों ये जो गुणसूत्र होते हैं ये सामान्य परिस्थिति में हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र दिखाई देते हैं। चलिए बच्चों आगे हम समझते हैं जीन के बारे में। बच्चों जीन क्या है, जीन सजीव में आनुवांशिकी की इकाई है, यानी कि आनुवांशिक गुणों को वंशागत कौन करेगा, ये जीन करेंगे। जीन क्या करते हैं, जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारे अंदर जो गुण हैं ये हमारे माता पिता के लक्षण हमें प्राप्त हुए हैं। यानी कि क्या हुआ, हमारे माता पिता से ये जो लक्षण है ये इन जीन के द्वारा हम तक पहुंच गए हैं। यानी कि हमारे जनक से
हम संतति के अंदर ये गुण पहुंच गए हैं। जैसे कि उदाहरण देखें बच्चों, तो हमारी आंखों का भूरा या काला होना या फिर बालों का घुंघराला होना, ये लक्षण हमें कहाँ से मिले हैं? हमारे माता पिता से मिले हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सजीव कोशिका का जो समग्र संगठक है, इसे कहते हैं बच्चों हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इस जीव द्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को सम्मिलित किया गया है। किस किस को बच्चों? कोशिका द्रव्य को और केंद्रक द्रव्य को। और ये जो जीव द्रव्य है बच्चों, ये कोशिका का जीवित पदार्थ भी कहलाता है। बच्चों अभी हमने समझा केंद्रक के बारे में। तो कुछ कोशिकाओं के अंदर केंद्रक जो है वो सुसंगठित पाया जाता है, उसके ऊपर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है। जबकि बच्चों कुछ कोशिकाओं के अंदर केंद्रक जो है वो सुसंगठित नहीं होता है और झिल्ली भी उनमें अनुपस्थित होती है। इसी के आधार पर कोशिकाओं को और जीवों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है बच्चों? ये है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका। बच्चों जैसे कि हम जीवाणु कोशिका की अगर बात करें तो इनके अंदर जो केंद्रक है वो सुसंगठित नहीं होता है और इनमें केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। तो बच्चों ऐसी कोशिका को हम कहते हैं प्रोकैरियोट कोशिका। किसे कहेंगे बच्चों? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यानी कि इनमें क्या है? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, प्रोकैरियोट कोशिका कहलाती है। और बच्चों ऐसे जो जीव होते हैं ये क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव को क्या कहेंगे? हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उदाहरण हम इसके देखें तो उदाहरण हो जाएंगे बच्चे जीवाणु और नीलहरित शैवाल। इनके अंदर जो है सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि बच्चों कुछ कोशिकाएं कैसी है जिनमें सुसंगठित केंद्रक उपस्थित है और इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली भी होती है। तो क्या कहेंगे बच्चों? इन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोट कोशिका कहलाती है। और बच्चों ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स कहलाते हैं। उदाहरण हम इसके देखें तो अभी हमने पढ़ा पादप और जंतु कोशिका के अंदर कैसा केंद्रक था? सुसंगठित केंद्रक था। तो उदाहरण क्या हो जाएंगे? जंतु और पादप कोशिका। चलिए बच्चों आगे हम समझते हैं जंतु और पादप कोशिका में अंतर को। तो बच्चों ये चित्र है हमारे पास में पादप कोशिका का और ये है जंतु कोशिका का। बच्चों कुछ अंतर आपको चित्र में देखने से ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सबसे पहले हम बात करें केंद्रक की, तो जो पादप कोशिका है इसके अंदर केंद्रक कहाँ है? परिधि की ओर है। जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक कहाँ पर है? मध्य में है। इसी तरह अगर हम देखें रिक्तिका, जो बच्चों यहाँ पर कोशिका द्रव्य जो है उसके मध्य में एक रिक्त स्थान है बहुत बड़ा, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे रिक्तिका कहते हैं। और अगर हम देखें बच्चों जंतु कोशिका में तो इसमें रिक्तिका कैसी है? बहुत ही छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं। तो क्या अंतर हो गया बच्चों इसमें कि जो पादप कोशिका है उसमें रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं जो है आकार में बहुत छोटी होती है। इसके अलावा बच्चों हम देखें कि जो पादप कोशिका है उसके अंदर लवक पाए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लवक होते हैं। और जो हरे रंग का वर्णक है बच्चों क्या कहते हैं? उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। पादप कोशिका में हम देखते हैं पत्तियां कैसी होती है? हरी होती है। इस हरे रंजक के कारण ही होती है। क्या नाम है बच्चों इसका? क्लोरोफिल नाम है। और ये जो क्लोरोफिल है ये जो है प्लास्टिड के अंदर उपस्थित होता है और इन्हें जो है विशिष्ट रंग प्रदान करता है। यदि ये हरे रंग का है तो क्या कहेंगे बच्चों? में से क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों? पत्तियों का रंग हरा होता है। और ये जो हरित लवक है यही क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल जो है उसी की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। चलिए बच्चों अब हम सारणी के माध्यम से पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना को समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें पादप और जंतु कोशिका की तुलना समझनी है। यहाँ पर बच्चों हमने क्या लिए हैं? कोशिका के विभिन्न भाग लिए हैं। अब हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना में देखेंगे कि पादप कोशिका के अंदर कौन कौन से भाग उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं। चलिए बच्चों सबसे पहला है यहाँ पर कोशिका झिल्ली। तो हमने देखा कि कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंदर ही उपस्थित होती है। तो क्या आ जाएगा? पादप कोशिका में भी उपस्थित है और जंतु कोशिका में भी उपस्थित है। नेक्स्ट है बच्चों कोशिका भित्ति। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उपस्थित। और जंतु कोशिका में क्या होती है बच्चों? ये अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है केंद्रक। तो बच्चों अभी हमने देखा
कि जो पादप कोशिका है उसमें केंद्रक कहाँ था, परिधि की ओर था, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कहाँ था बच्चों, ये मध्य में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों ही कैसी है, यूकेरियोटिक कोशिका है, जिनके अंदर क्या है बच्चों, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। नेक्स्ट है बच्चों कोशिका द्रव्य। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के अंदर ही कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, लेकिन बच्चों जो पादप कोशिका है उसमें जो कोशिका द्रव्य है वो कहाँ पर था, किनारे यानी कि परिधि की तरफ था, जबकि जंतु कोशिका के अंदर संपूर्ण कोशिका में कोशिका द्रव्य फैला होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्लास्टिड। तो हमने देखा कि जो प्लास्टिड या लवक हैं ये केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतुओं को जो है इस प्लास्टिड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जंतु क्या करेंगे, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इनके अंदर क्या हो जाएंगे, प्लास्टिड अनुपस्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों रिक्तिकाएं। तो रिक्तिकाएं पादप कोशिका में कैसी थी, बहुत बड़ी थी और संख्या में कम थी, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, बहुत बड़ी आ गया। इसके अलावा हमने बात की थी जंतु कोशिका की, तो जंतु कोशिका में रिक्तिका कैसी थी बच्चों, छोटी थी और संख्या में अधिक थी। तो ये हो गए बच्चों पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। और इसी के साथ में बच्चों हमारा ये भाग भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।